नमस्कार दर्शक मित्रों। रियल डिबेट की एक ट्रेडिशन है कि चुन चुन के जो विषय निष्णात है और किसी भी विषय को आप उन्हें दीजिए, तटस्थता से हो सके उतनी उसका विश्लेषण कर सकते हैं। ऐसे निष्णातों को हम हमारे यहाँ चर्चा के लिए निमंत्रित करते हैं। प्रशांत भाई दयाल एक ऐसा नाम है जो पत्रकार तो है ही, मगर पत्रकारित्व करते करते उन्होंने अपने खुद की जान का जोखिम लेकर भी कई चीजें खुद अनुभव की है। वो अनुभव के ऊपर से उन्होंने बिल्कुल निर्भीक होकर उसकी चर्चा भी की है और आज तक इन्हें कोई ईश्वर या ऊश्वर खींच नहीं सका। एक बहुत मॉडेस्ट बिगिनिंग की उन्होंने, और मॉडेस्ट बिगिनिंग से आज मैं कहूंगा कि गुजरात के अगर 5 पत्रकार जो टॉर्च में है उनका नाम लेना है तो प्रशांत भाई को छोड़कर आप नहीं ले सकते, और ये सब इनकम्प्लीट हो जाए। तो आज हमारा सद्भाग्य है, प्रशांत भाई हमारे कई समय से मैं प्रयत्न कर रहा था, इनको मिलना तो अभी नहीं हुआ, मगर आज हमारे वहाँ पधारे हैं और हम हमारे साथ बात करेंगे। मानता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है हमारे दर्शक मित्रों के लिए, मेरे खुद के लिए, और एक ऐसी शख्सियत से हम मुलाकात कर रहे हैं कि जो दुहाऊ में ज्यादा बिलीव करती है। नोहाव तो इनके पास है ही, थियोरेटिकल जहां तक बात है, और इंटीग्रिटी और हिम्मत ये उनकी विशेष क्वालिटीज है। तो प्रशांत भाई, स्वागत है आपका। आप पधारे, आपने हमारे लिए समय निकाला, तो जी, हम जी। तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और नहीं, ये मेरा मेरा आशा भी रखते हैं। सौभाग्य है व्यास साहब कि मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। आपकी जर्नी से मैं वाकिफ़ हूँ। लेकिन हम जी धन्यवाद। मैं भी मानता हूँ अ, कि आपके साथ बैठना ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है और मेरे ये लिए आपकी ये ऐसा एक सुनहरा मौका है कि हम गुजरात के बारे में बात कर सकते हैं। ये आपका बड़प्पन है, मगर मैं आपका प्रशंसक हूँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आपकी किताबें भी मैंने जी, पढ़ी और आपको काफी फॉलो करता हूँ। प्रशांत भाई, हम लोकशाही की जैसे ही व्याख्या करें तो उसका मतलब लोग करते हैं कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। और व्याख्या तो वैसे ही रही है। कई लोग व्यंग में कहते हैं कि वो बाय का स्पेलिंग बदल गया है, पहले बी वाई था, अब बी वाई हो गया है। जी, जैसे इलेक्शन का समय आए, आप लोगों को प्रलोभन दो, खरीदो, इनको ये करेंगे, वो करेंगे, सच्ची झूठी जो वादा करना है आपको कर दो, और कुछ भी करके आप सत्ता पे आइए। सत्ता सब कुछ है। सत्ता अब सेवा का केंद्र नहीं रही। सत्ता अब अपनी खुद के व्यक्तिगत ताकत का, और ताकत के साथ साथ किसी को दर्द देना है तो दर्द देने की क्षमता का भी वो निशान बन चुकी है। सत्ता एक जमाने में कहीं प्रामाणिकता से जुड़ी थी, आज मिलों तक आपको प्रामाणिकता और सत्ता से कोई तालमेल दिखता नहीं है। जो भी हम देखते हैं, जितने भी हमने आज तक गत 5 साल में हम देखें, तो जो सरकार सत्ता पे आती है वो सरकार पिछली सरकारों का कौभांड निकालती है, और वो जाती है तब उसके कौभांड निकलते हैं, और कौभांड के अलावा आज का नागरिक सरकारों से कुछ सीखता नहीं है। अगर जी, बच्चों को हम विधानसभा देखने ले जाएं और स्कूल के बच्चे विधानसभा में बैठे हों, तो किस तरह के दृश्य वो वहां से देखते हैं, और किस तरह की विधानसभा की जो इनकी छवि है वो लेकर वापिस आते हैं, वो तो आप जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो ये परिस्थिति में क्या आज की जो लोकशाही है, अब हम इसको अलविदा कह के कोई और नया राजकीय फॉर्मेट की ओर जा रहे हैं? क्या पहले था वो फिर वापस आ सकता है? जबकि पहली इलेक्शन में मोरारजी भाई देसाई को अमूलक देसाई ने हराया था, और 800 मत से हारे थे। किसी ने बोला कि फिर से गिनती कराए, और उन्होंने बिल्कुल ना बोल दी थी कि गिनती जो
जो भी है ठीक है, उसको फिर से कराने का कोई मतलब नहीं। हालांकि वो काफी कॉन्फिडेंट थे पहले। अगले दिन उनको जब पत्रकारों ने पूछा कि आपका प्रतिस्पर्धी के ऊपर कितनी लीड होगी, तब उन्होंने जवाब दिया था कि प्रतिस्पर्धी के ऊपर लीड कितनी होगी वो तो मेरी चिंता का विषय नहीं है। मैं ये अभी सोच रहा हूँ कि वो उनकी डिपॉजिट बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। अब ये जो है आकलन, ये आकलन आज भी नेता करते हैं। तो उस समय मोरारजी भाई भी नहीं सच्चे साबित हुए थे, वो हारे। और मजा की बात तो ये हुई कि यहाँ मजूर भाजन के सोमनाथ दवे जो असारवा से चुने गए थे, तो असारवा से सोमनाथ दवे ने बोला कि मैं वहां जाऊंगा विधानसभा में, तो मैं एमएलए बन के रह जाऊंगा, आप जाओगे तो मुख्यमंत्री बनोगे। तो मोरारजी भाई असारवा से बाई इलेक्शन लड़े, बम्बई पहुंचे और मुख्यमंत्री बने। तो ये पहले भी होता था कि अपसेट्स होते थे, जैसे जय कृष्ण भाई को यदु चाचा ने ट्रांस किया था। कई ऐसे एग्जाम्पल्स है, वो आपको बताने की मैं जरूरत नहीं दिखता, क्योंकि आप खुद एनसाइक्लोपीडिया है। तो ये परिस्थिति में एक 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 तरह की कुछ कुछ प्रामाणिकता थी। ये सोचना कि कोई वोट बॉक्स बदल जाएगा। फर्स्ट टाइम somebody doubted the election was प्रताप सिंह कैरोज विक्ट्री। उसके पहले इतना लोग सोचते हैं ना कि इलेक्शन यानी ठीक से ही होता है, उसके मुताबिक जो परिणाम आते हैं वो भी लोकशाही पद्धति से आते हैं, वगैरह वगैरह। एक तरह की ऑनेस्टी थी। आज तो वो ऑनेस्टी दूर दूर तक नहीं रही। अब तो इसे भी किससे हवा में घूमते हैं कि गिनती चालू थी, और जब वो थोड़े मत से विपक्ष का उम्मीदवार जीत रहा था, तब उसे बोला गया कि तू जाएगा तो भी वहां एमएलए बनेगा, क्या क्या खाक बना लेगा वहां जाके। मैं जाऊंगा तो भी मिनिस्टर बनूंगा, बोल कितना खर्चा हुआ है। तो उसने घबराते घबराते बोला 20 करोड़ हुआ है, तो उसने बोला 25 करोड़ मेरी गाड़ी में पड़े, ले और यहाँ से दफा हो जाए। और जो जीत रहा था वो हार गया, हार रहा था जो जीत गया। ऐसे ऐसी शंकाएं जिसके साथ जो जुड़ी है, वो गुजरात में 2 ऐसे हादसे हुए थे। गुजरात की बात कर रहा हूँ। हालांकि हम गुजरात को बहुत नीतिमत्ता से जुड़े हैं। एमएलए का पेंशन नहीं होता, क्योंकि वो गांधीयन फिलोसॉफी को हम पूछते हैं, मगर दारूबंदी नहीं होती। तो ये गुजरात है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने तो देखा है, सरकारों को भी देखे हैं, उनकी जो नीतिमत्ता का ह्रास हुआ है वो भी देखा है। सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाए और किस तरह से अपनी मनमानी करके फिर भी सत्ता के जोर से अपने विरोधियों को ठिकाना लगाया जाए, ये सब चीजों के आप साक्षी रहे। आपने 2 बहुत अच्छी किताबें भी लिखी है। तो मैं अब आपको निमंत्रित करता हूँ, आपके इस बारे में अनुभव क्या रहे हैं वो बताने के लिए। जी व्यास साहब, आप भी सरकार का हिस्सा रहे, आपका भी एक लंबा अरसा सरकार के साथ रहा, लेकिन मैं ये पूरी स्थिति को देखता हूँ। मैं 88 में जर्नलिज्म में आया, तब से लेके आज तक, और जैसे जैसे वक्त बदलता गया वैसे वैसे मेरी सोचने की पद्धति, मेरे विचार भी बदलते गए। मैं पहले ये मानता था कि सभी पॉलिटिशियन बदमाश है, अप्रामाणिक लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि मैं पत्रकार के तौर पे जब मैं पॉलिटिशियन को या एडमिनिस्ट्रेशन को गाली देता हूँ या उनके बारे में गलत सोचता हूँ, तो मुझे लगता है दोष उनका नहीं है, मुझे लगता है दोष हमारा है, हमारा यानी सोसाइटी का है। क्योंकि हमारी हमारी जो विचारधारा है उसमें बदलाव आया है। पहले ऐसा था कि प्रामाणिक आदमी है तो उसको एक रिस्पेक्ट तो मिलता था, लेकिन वो प्रामाणिक आदमी को सोसाइटी संभाल लेती थी उसके मुश्किल दिनों में। तो प्रामाणिक को इंसान को ये डर नहीं रहता था कि मैं अगर कुछ दिक्कत में आ गया या मैं कोई परेशानी में आ गया तो मेरा क्या होगा, इसलिए उसकी प्रामाणिकता बरकरार रहती थी। मैं हर बार कई सारी जगह में मैंने एक उदाहरण दिया है। मेरा जो स्कूलिंग है व्यास साहब, वो अमरेली में हुआ। मैं 5वीं तक अमरेली में पढ़ा।
हमारे स्कूल में एक पाठक साहब करके हमारे टीचर थे। वो टीचर स्कूल में भी पढ़ाते थे, लेकिन स्कूल छूटने के बाद उनके घर पे भी पढ़ाते थे। वो मुफ्त में पढ़ाते थे घर पे भी। तो शाम को हमको स्कूल से ज्यादा इसी इच्छा रहती थी कि हम पाठक साहब के घर जाके पढ़े। पढ़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हम जब पाठक साहब के घर पे जाते तो पाठक साहब की जो वाइफ थी वो हमें कुछ ना कुछ नाश्ता बना के देती थी। तो उनके घर पे जाना हमें अच्छा लगता था कि पाठक साहब की बीवी हमें कुछ देगी। तो मैं ये उदाहरण इसलिए देता हूँ कि गुजराती में जिसको हम कहते हैं मास्टर साहब, मास्टर कहते थे। तो मास्टर साहब की जब घर में एक शादी का प्रसंग उपस्थित हुआ, मास्टर साहब के पास तो पैसा नहीं था। मास्टर को लोग आदर देते थे अमरेली में, लेकिन पाठक जी के पास कोई पैसा नहीं था। तो लोगों ने ये तय किया, अमरेली के लोगों ने, कि मास्टर की बेटी की शादी है तो आप खाने का इंतजाम देख लेंगे। किसी ने कहा कि मैं बैंड का इंतजाम देख लूंगा, किसी ने कहा मैं हॉल का इंतजाम देख लूंगा। तो पाठक साहब की बेटी की शादी कैसे हो गई पाठक साहब को पता नहीं चला। तो जो प्रामाणिक इंसान होते थे उसको सोसाइटी संभाल लेती थी। अब वो संभालने वाली बात सोसाइटी की चली गई है। तो कई बार ये दिक्कत का सामना मैंने भी किया कि लोग हमें भी कहते हैं, मेरे जैसे काम करने वाले लोगों को भी कहते हैं, यानी ऐसी हमारी संख्या कम नहीं है, हम बिखरे हुए लोग हैं। अच्छे काम करने वाले की दिक्कत ये है कि वो बहुत इगोइस्टिक होते हैं, इसलिए वो साथ में काम नहीं कर पाते। ठीक है, कोई बात नहीं, अलग अलग काम करते, लेकिन वो जब अलग अलग काम करते और वो जब मुश्किल में आते हैं उसके पहले लोग कहते हैं कि आप बड़े बहादुर हो, आप अच्छे इंसान हो। लेकिन कोई तारीफ करता है किसी की, बहादुरी की बात करता है, तो वो बहादुरी की तारीफ से तो वो बहादुर आदमी का घर नहीं चलता। तो धीरे धीरे ये संख्या कम होने लगी बहादुरों की। तो आज भी है, लेकिन उनको लगता है कि सोसाइटी उनकी केयर नहीं करती। तो सोसाइटी ने अपना रवैया बदल दिया है। उनको प्रामाणिक इंसान अच्छा लगता है, लेकिन प्रामाणिक आदमी को संभालना नहीं है। सोसाइटी बदली है व्यास साहब, इसलिए पॉलिटिशियन चेंज हुआ है। जो पॉलिटिक्स के मापदंड है वो भी चेंज हुए हैं। तो ऐसे अच्छे पॉलिटिशियन आज भी है, जैसे आप भी हैं। आपने, मुझे याद है, आपने कैबिनेट में एक मुख्यमंत्री को ये कह दिया था कि आप झूठ बोलते हो। तो ऐसी कहने की हिम्मत आज किस में है? आज कोई नहीं कहता कि 17 तारीख को पानी मत छोड़ो, भरूच डूब जाएगा। तो ये कहने की हिम्मत लोगों में इसलिए चली गई क्योंकि हर एक की हिम्मत जयनारायण व्यास जैसे नहीं होती, फिर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं रहे थे। हर एक को सत्ता चाहिए। सही में तो आपके जैसे लोगों को सरकार में होना चाहिए था, क्योंकि हर एक नेता की टीम में एक ना कहने वाला इंसान होना चाहिए। हाँ कहने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन ना कहने वाले, जैसे चिमन भाई की सरकार भी आपने देखी। चिमन भाई की सरकार में एक दीक्षित करके मामलतदार थे, जिन्होंने चिमन भाई को ऊंझा में रोका था कि आप कैंडिडेट हो, लाइन में आइए। और जिस चिमन भाई को रोका था वो मामलतदार ने, वही चिमन भाई जब मुख्यमंत्री हो गए तो उनको दीक्षित साहब को डर लगा था, लेकिन चिमन भाई ने अपनी सीएमओ में उनको बैठाया और कहा कि मुझे कैसे अफसर की जरूरत है जो मुझे ना कहे। आपकी सलाह माननी नहीं माननी ये मेरा अधिकार है, लेकिन ना कहने वाला भी इंसान टीम में होना चाहिए। स्थिति पॉलिटिक्स की ये हो गई है, कोई भी पार्टी हो, कि पार्टी में ना कहने वाले इंसान नहीं रहे। इसलिए ये पॉलिटिक्स की ये दुर्दशा कहूंगा, दशा तो नहीं, दुर्दशा हो गई है कि इनके पास कोई ना कहने वाला इंसान नहीं है, उनके पास जयनारायण व्यास नहीं है। ये दिक्कत है हर पार्टी की। सर, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं जब पहली बार जीआईडीसी में मैंने चार्ज संभाला, भाईलाल भाई कॉन्ट्रैक्टर हमारे मंत्री थे, तो ब्रीफिंग के लिए हम लोग गए थे। मेरे लिए पहला अनुभव था। तो ब्रीफिंग वगैरह की तो बातें हो गई, फिर चाय आई और कप ऑफ टी ही सही कि देखो तुम्हें 58 साल तक नौकरी करना है। उस समय 58 ईयर्स का लिमिट था। तो बोले 58 साल तक तुम्हें नौकरी करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आपकी नौकरी में कहीं दखल आए। जो भी तुम्हें लगे कि तुम्हें लिखना चाहिए लिखना, मगर उसके बाद मैं जो रिमार्क लिखूं
ओरली मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मगर लिख के जो भेजो, दैट इज गवर्नमेंट ऑर्डर, उसका अमल होना चाहिए। और उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मैं आपको लिखित में सूचना देता हूँ। तो इस तरह के मंत्री भी थे। जी जी। मैंने कांग्रेस के सीडी पटेल साहब भी देखे थे जी कि चिमन भाई की सरकार में नंबर 2 मंत्री होने के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे में लतीफ से लेके रामानाथा गढ़वी तक उन्होंने जो काम किया, जिससे सीएम साहब काफी नाराज थे और फिर सीडी पटेल का इस्तीफा ले लिया और सीडी पटेल ने बहुत सम्मान से सरकारी छोड़ दी। तो ऐसे पॉलिटिशियन को मैंने अपने कार्यकाल में देखा है प्रामाणिकता से काम करते हुए। मैंने भाजपा की सरकार में कनु कलसरिया जैसे, डॉक्टर कनु कलसरिया जैसे भी इंसान देखे हैं। ऐसे इंसानों को कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन जिसको कीमत चुकानी उसको ही ये लड़ाई में आना चाहिए। वो तो सही है, बिल्कुल सही है। ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप नफा नुकसान का हिसाब लगा के इसमें चले आओ। बिल्कुल सही और ये बात है। राउंड द क्लॉक चलने वाला काम है। 10 से 6 जी वाला तो काम है ना, नहीं। 10 से 6 वाला नहीं है। हम्म, आपका फोन हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, और आप किसी भी समय इमरजेंसी है तो उसके लिए आपको मोटर और वायरलेस दिए जाते हैं, वो मस्ट बी अवेलेबल। जी जी। तो जयनारायण भाई, जो पॉलिटिक्स का लेवल नीचे आया है उसके लिए मैं तो पॉलिटिशियन को जिम्मेवार नहीं मानता। मानता हूँ जो पब्लिक एजुकेशन होना चाहिए इस मामले में, क्योंकि हम आज़ादी की बात करते हैं। गुजरात की बात करो, हम तो 1960 से लेके हम महाराष्ट्र से अलग हुए। उसके बाद अब आपने गांधी का उल्लेख भी किया, लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि गांधी 1915 में अहमदाबाद में आए, यानी भारत में आए और कोचरब में आश्रम किया। तब से लेके आज तक 2023 तक गांधी कभी गुजरात को स्वीकार्य नहीं था। 1915 में भी नहीं था और 2023 में भी नहीं था। ये गांधी का गुजरात कहते हैं, लेकिन हम व्यापारी लोग हैं, हमें व्यापार से मोहब्बत है, गांधी से मोहब्बत नहीं है। वो गांधी के जो नोट है उससे हम मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो गांधी को जब कोचरब आश्रम है छोड़ना इसलिए पड़ा था कि वह एक दलित परिवार को आश्रय देने की बात की कि अब दलित हमारे साथ रहेंगे। तब ये जो मैनचेस्टर कहलाने वाला शहर है उसने कह दिया था कि आप आजादी की बात तक सीमित रखो, लेकिन ये दलित वाला अस्पृश्यता निवारण की बात तो गांधी कभी स्वीकार्य नहीं रहा। मैं तो नवजीवन ट्रस्ट से भी जुड़ा हूँ, मुझे मालूम है 1960 से लेके 2023 तक जो गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, गुजरात सरकार ने, जितनी भी सरकार आ गई, कांग्रेस आ गई, जनता मोर्चा आ गया, भाजपा आ गया, एक भी सरकार ने ऑटोबायोग्राफी नहीं खरीदी। तो गुजरात में कभी गांधी स्वीकार्य नहीं रहा। दूसरी बात, हम बहुत कॉम्युनल लोग हैं, हम कास्टिस्ट लोग हैं, ठीक है। तो सिर्फ मेरे घर से ही बात करूं कि मेरे पिताजी या मेरे दादाजी को कभी मुसलमान से वास्ता नहीं हुआ था, मुसलमान को कभी मिले नहीं, जिंदा थे तब भी और मरने के बाद मिले हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो घर में हर बार ऐसा कहते थे कि मुसलमान पे भरोसा मत करना। तो ये बात कहाँ से आती है कि मुसलमान से भरोसा मत करना, दलित के साथ व्यवहार मत करना। मैं ये कहता हूँ मेरे पत्रकारित्व के विद्यार्थियों को कि ये जो नफरत है, ये नफरत हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसे हम व्हील करते हैं प्रॉपर्टी देने के लिए, वैसे हम नफरत का भी व्हील करते हैं और अपने बच्चों को देते हैं कि इस पे भरोसा करो, इस पे भरोसा मत करो। गुजराती में कहावत है, मुझे कभी कोई बनिए से दुश्मनी नहीं हुई, कोई बनिए ने मुझे नुकसान नहीं किया, लेकिन गुजराती में कहावत है कि वाड़ियों बीते चित्रों रक्का मुंह। तो ये कहाँ से आता है? ये नफरत आगे से चली आती है। तो हम कास्टिस्ट भी हैं। आप नारायणपुरा, अहमदाबाद के नारायणपुरा, नवरंगपुरा सैटेलाइट एरिया में अगर किसी की वाघेला परमार सरनेम है तो उसको घर नहीं मिल सकता, मुसलमान तो दूर की बात रही। और ये हम हिंदुत्व का एजेंडा लेके फिरते हैं, लेकिन हम दलित को ही अपना नहीं मानते। और दलित का भी एक प्रॉब्लम, दलितों में भी 17 कास्ट, ये जिग्नेश मेवाड़ी है। तो जिग्नेश मेवाड़ी जब लोगों के, दलितों के घर पे जाता तो उसको पानी नहीं पिलाते दलित लोग, क्योंकि जिग्नेश मेवाड़ी चमार है। तो ये स्थिति, हम कास्टिस्ट भी है, हम कम्युनल भी है, तो कैसे गांधी हमें पसंद आएगा?
गांधी तो इससे ऊपर वाला इंसान था ना। तो गांधी बेचने के लिए, धंधा करने के लिए, स्वच्छता के लिए चलता है। हमने कोशिश की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना के सरदार साहब को गांधी से बड़ा करना। इच्छा तो ये थी कि गांधी को छोटा करके सरदार साहब को बड़ा करना। वो कोशिश की, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की जो इच्छा थी सरदार को बेचने की, वो इतनी तादाद में सरदार साहब नहीं बेचे गए, इसलिए वो नहीं हुआ। इसलिए अब रीडेवलपमेंट गांधी आश्रम का भी हो रहा है, 2-3 हजार करोड़ रुपया डाल रहे हैं। मुझे तो आशंका ये है कि ये बात गांधी तक सीमित रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा एक आश्रम बने, जो पुराना वाला है उसे नहीं तोड़ के। मुझे जो आशंका है, मैंने कई अफसरान से भी ये बात की है कि आप अलग अलग म्यूजियम बनाने वाले हो, उसमें गांधी की हत्या का जिस पे दोष है वो सावरकर का म्यूजियम नहीं बन जाए, इतना ध्यान रखना। ये मेरी चिंता भी है कि सावरकर पे गांधी की हत्या का आरोप था, हालांकि वो छूट गए थे लेकिन आरोप तो था। तो मैंने देखा है कि राजभवन में भी सावरकर जी की तस्वीर ये लोग लगाते हैं। तो गांधी और सावरकर कैसे साथ में चलेंगे सर? तो हम डबल स्टैंडर्ड के भी लोग हैं। तो ये गुजरात है, इसमें पैसा ही मायने रखता है, मोरालिटी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। वो जो गुजरात में कहते हैं कि सिंहों ना टोला ना हो, ऐसे प्रामाणिक लोग बड़ी तादाद में नहीं होते। प्रामाणिकता ये बहुत व्यक्तिगत बाबत है। हम जैसे ब्रीदिंग लेते हैं, मैं मेरी ब्रीदिंग लेता हूँ, आप आपकी ब्रीदिंग लेते हैं, और हम एक दूसरे को पता भी नहीं चलता। ऐसी प्रामाणिकता बहुत ही व्यक्तिगत है, वो मास स्केल में कभी कभी नहीं प्रामाणिकता ऐसी आ सकती। काफी चौंकाने वाली बात है, सोचने वाली बात भी है। क्या आप ये बात को मानोगे कि गुजरात का जहां तक साइकी है वो एक तरह से पैसे से जुड़ा है। यहाँ कोई आदमी कितना पढ़ा है, क्या उसकी वैल्यू है, कैरेक्टर क्या है, उसकी उतनी कीमत नहीं होती जितनी कीमत इसके पास कितना पैसा है, कितना जल्दी बंगला बना रहा है, उसकी होती है। और आप अक्सर देखें, चाहे दशहरा हो या और कोई लोकोत्सव, उसमें डायस पे जो लोग बैठते हैं वो वही बैठते हैं जो 51,000 या 1,00,000 रुपया डोनेशन दे सके, और वो कोई सीधे साधे लोग तो होते नहीं। तो यहाँ मैं मानता हूँ कि पैसा जो है उसको ज्यादा अगत्यता दी जाती है। और जैसे हमारे पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र या कर्नाटका है, या इवन आगे जाए तो बेंगलोर है, जहाँ विद्वता को काफी मान मिलता है। ये यहाँ विद्वता को कोई ज्यादा पूछता नहीं है। तो ये आपने जो कही बात, वो बात में इसका जड़ वहां है, क्योंकि ऐसे लोगों में आप किसी भी तरह की गलत इंफॉर्मेशन प्लांट कर सकते हैं। कोई भी गलत बात उनमें प्लांट करनी है तो आप बिल्कुल आराम से प्लांट कर सकते हैं। सर मैं आपसे सहमत हूँ कि ये पूरा जो गुजरात का जो माहौल है वो बहुत ही चिंताजनक है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इससे चिंतित हूँ, क्योंकि पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं, पैसा तो इंसान को कमाना चाहिए, अच्छा कमाना चाहिए, ठीक है। लेकिन पैसा हम किस रास्ते कमाते हैं और कितना कमाना है ये भी तय होना चाहिए, वो कभी तय नहीं होता। तो हमारे वहाँ प्रॉब्लम जो मैंने कहा कि पाठक जी मेरे जो टीचर थे वो गरीब इंसान थे लेकिन विद्वान थे, तो उसकी विद्वता को लोग पहचानते थे, उनके पैसे को नहीं पहचानते थे, उनकी गरीबी को नहीं पहचानते थे। आज जो हमारा स्टैंडर्ड चेंज हुआ है कि मेरे पास कितना पैसा है, कई बार ऐसे होता है मैं अपनी जो मेरी पर्सनल जो रहन सहन है वो बहुत सामान्य है। मैं कभी ज़्यादातर तो मैं स्कूटर पे ही घूमता हूँ, और मेरे घर वाले भी मुझे डांटते, मैं कभी कभी स्लीपर पहन के भी जाता हूँ कोई फंक्शन में। तो मुझे कई बार ऐसा हुआ है कि कोई पहले पहचान करवाते कि ये प्रशांत दयाल है, तो बोले नहीं नहीं ये नहीं हो सकते। बोले क्यों? तो बोले स्लीपर वाला थोड़ा प्रशांत दयाल होगा। तो हम कपड़ों से, हम रहन सहन से सामने वाले का उसका नाप निकालते कि कितना बड़ा कितना छोटा इंसान है। तो ये जो स्टैंडर्ड है हमारे, उसमें पैसा ही बहुत
मायने रखता है। फिर वो सोसाइटी आपको ये नहीं पूछती कि आप पैसा किसके पास कैसे कमाए। अगर किसी के घर पे इनकम टैक्स की रेड होती है तो मैं अपनी बेटी को देने को तैयार होता हूँ, क्योंकि पैसे वाला आदमी है, पैसा होगा तो रेड होगी ना। मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो इनकम टैक्स चोर है, उसके घर में बेटी नहीं दे सकता। चोरों के घर पे अपनी बेटी देता है, लेकिन यहाँ बेटी हम चोरों के घर पे देते हैं। आपने पड़ोसी राज्यों की बात की कि महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का जो पूना वगैरह का जो बेल्ट है उसमें आश्चर्य होगा, शायद आपको पता भी होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लड़का और लड़की की शादी तय होती है, लड़की वाले लड़के का घर देखने आते हैं, तो वो घर देखने के बाद तय करते हैं कि शादी यहाँ होगी या नहीं होगी। उसको क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि लड़के के घर में लाइब्रेरी है क्या नहीं। लाइब्रेरी है तो लड़की देंगे, लाइब्रेरी नहीं है तो नहीं देंगे, क्योंकि जो इंसान पढ़ता नहीं, जो इंसान सोचता नहीं, उसको बेटी नहीं हम देंगे। तो ये, और मराठी में एक शब्द है, आपने बहुत अच्छा कहा, विद्वत्ता की बात की ना, मराठी में एक शब्द है श्रीमंत। हम श्रीमंत का अर्थ ये निकालते हैं पैसे वाला, वो श्रीमंत का अर्थ ये निकालते हैं कि हर प्रकार से विद्वान, बुद्धिशाली, अच्छा इंसान, साहित्य में, हर चीज में जिसके पास ज्ञान है उसको वो श्रीमंत कहते हैं। वो पैसे वाले को श्रीमंत नहीं कहते, हम यहाँ पैसे वाले को श्रीमंत कहते हैं। तो हमारा मापदंड अलग है, ठीक है, लेकिन हम गुजरात में पैदा हुए, तो पहले तो हम अपने आप को बदलेंगे, हमारे परिवार में ये सोच को बदलेंगे, हमारे दोस्तों में बदलेंगे। बहुत छोटा छोटा काम है, करेंगे, क्योंकि जिंदगी तो छोटी है। सर थोड़ा सा हमारे ट्रेन का ट्रैक बदलते हैं। एक समय था जब भारत की जो स्वतंत्रता की जो पूरी मुहिम चल रही थी, उसमें कई दिग्गज गुजराती नेता जुड़े थे और पूरे भारत में वो जाने जाते थे, चाहे सरदार साहब हो या महात्मा जी हो या फिर विठल भाई अमीन हो या कई कई लोग ऐसे हैं कि जिनको आप कह सकते हो कि त्रिभुवनदास वैसे इतनी बड़ी पर्सनालिटी नहीं थी, मगर उन्होंने शुरू में इनकार किया कि मुझे सहकारी डेयरी में नहीं जाना है, और उसने एक ऐसा मॉडल करके दिया कि जो कोई मैनेजमेंट का रिसर्च नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग थे। क्या हुआ इस जो गुजरातियों की प्रतिभा थी, कौशल्य था इनका, इनके उनमें जो एक कुरेह थी, उसको क्या हुआ? क्यों आज गुजरात में आपको कोई ऐसा इंसान जो पूरे देश में अपने विद्वता या अपने कौशल्य के या राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है? मैं नरेंद्र भाई का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि वो उनका क्षेत्र राजनीतिक है, जाना जाना और कई वजहों से है। मगर गुजरातियों को हुआ क्या है, क्यों पिछड़ रहे हैं? वो पढ़ते नहीं, एक तो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है उसका सत्यानाश हो गया है। और खुद इसीलिए लोगों को, मैं तो सरकार में रह के आता हूँ, ये जो अफसर हैं IAS वगैरह, तो गुजरातियों को सुबह में अफीम पिलाते हैं कि अरे गुजराती तो बिजनेसमैन है, वो हमारी तरह कहाँ नौकरी करने जाते हैं, ये है वो है, और हम खुश होते हैं क्या हम भी। और फिर दोपहर में उनका ही कोई एजेंट जाके बैग रख के आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई भी हो। तो ये सही में तो हम गुलाम आज है। आज गुजरात सही मामले में दयाल साहब, मैं देखता हूँ कि गुजरात गुलाम प्रदेश है, और गुजरात की जो सोच है वो भी गुलामों की सोच है। वो पैसे देते हैं, खूब लूटे हैं वो। और एक अफसर था सनदी अधिकारी, वो तो किसी को कुछ उससे गड़बड़ हो गई लेने देने में, बातचीत में, तो उसने बोला कि तुम जो बोलते हो ना उतना तो मेरे वहां बिहार में मेरी नेम प्लेट की कीमत होती है। तो ये गुजराती हर चीज में तो पिछड़ रहे हैं, मगर शिक्षण में इनका जो सत्यानाश हुआ है। और एक और हम कहते हैं कि वी आर इनटू द नॉलेज एरा। तो गुजरात में क्या क्या आपकी राय क्या है? ये नॉलेज एरा में गुजरात कहाँ है? वैसा मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में हम देखें तो काफी गुजराती अफसर
ने यूपीएससी क्लियर की है, ब्यूरोक्रेट्स का हिस्सा हुआ है। लेकिन जी शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं। शिक्षा का मतलब गुजरात के बड़े साहित्यकार मनुभाई पंचोली दर्शक ने कहा, मैंने कहीं पढ़ा है कि शिक्षा का मतलब अन्याय के खिलाफ बोलने की ताकत देना, शिक्षा का मतलब मर्दानगी देना, शिक्षा का मतलब सेवा करना। तो वो शिक्षा का जो मतलब था वो हम भूल गए। हो चुका। हम शिक्षा का मतलब हमने मान लिया शिक्षा का मतलब यानी सरकारी नौकरी, हमने मान लिया शिक्षा का मतलब यानी सरकार की चापलूसी, और शिक्षा का मतलब ये चापलूसी के कारण आने वाली नामर्दानगी, ये शिक्षा होगी। इसलिए हम हर बार हर चीज में जी सर जी सर जी सर, हम कहीं नहीं कहते कि नो सर। तो नो सर कहना हम भूल गए। मैं अभी की घटना बताता हूँ कि आपने और पूरे देश ने देखा कि संसद में जो हुआ, बीजेपी के एमएलए ने बसपा के एमएलए को जो गाली गलौज की, जिसका हमें और आप उल्लेख भी नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं होता। उससे हमारे एक रिपोर्टर ने आपका इंटरव्यू भी किया था उस मामले में। लेकिन ये जो 17 सितंबर को विश्व मानव दिवस जो था, और जो बाढ़ आई नर्मदा में और भरूच और अंकलेश्वर तबाह हो गए वो बाढ़ के कारण, और जब मंत्री देखने जाते हैं वहां पे एक लड़का है जिसका नाम है सागर सगर करके, वो नाराज होता है क्योंकि उसका घर बर्बाद हो गया, उसकी दुकान बर्बाद हो गई, वो गाली गलौज करता है। हम गाली गलौज का समर्थन नहीं करते, लेकिन उस मामले में, गाली गलौज के मामले में भरूच पुलिस ने खुद कंप्लेनेंट बन के ऑफेंस रजिस्टर किया और वो युवक को अरेस्ट किया। तो एक आदमी संसद में गाली बोल सकता है, लेकिन एक आदमी जो बर्बाद हो गया बिना कारण, सरकार की गलतियों के कारण वो गाली बोलता है, तो सरकार उसको पकड़ लेती। सही में तो ऐसे वो लड़के ने जो भी किया वो गलत है, लेकिन मुख्यमंत्री ने बोलना चाहिए कि वो लड़की को अरेस्ट मत करो, ये मेरी जिम्मेवारी है। सर एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मैं उस समय में नौकरी में था और इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेरे पास था, यानी सीधा सीएम से वास्ता रहता था। तो ये जो पालज से लेकर जो विलेजेस है लवारपुर पालज, तो वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो माधव सिंह भाई के पीछे लोग पड़े थे, और पालज के एक खेत में किसी किसान ने उनको पानी की जो रूम थी उसमें बंद करके वो कर दिया। तो ये पता चला जैसे ही पूरी फौज आ गई, एसपी वगैरह, तो एसपी ने बोला कि सर आप तो पूरे घर में लोगों को जानते हैं, आप बताइए कौन थे, हम ठीक कर देंगे उनको। तो माधव सिंह का जवाब जो था वो मुझे काफी स्पर्श कर गया। उन्होंने बोला देखो एसपी, कई दफा ये लोगों ने मुझे हार तोड़ा किया, मेरा सम्मान किया, आज वो रूठ गए तो ये हुआ। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री होकर गुजरात के प्रजाजनों के सामने प्रचार करूंगा, अच्छा लगेगा क्या? कुछ नहीं हुआ है, आप चले जाइए, आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम। ऐसे भी कभी कभी थोड़ा लगता है कि नहीं, ये किसी को तो ये गौरव की पड़ी है, बट अक्सर तो सत्ता का उपयोग दंड देने के लिए ही करते हैं। सही बात है। तो ये बात आपकी सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। दूसरी बात दयाल साहब, मुझे आपसे ये शेयर करनी थी कि आपने सही बात कही कि ये लोग हमारी शिक्षण प्रथा जो है उसमें सरकारी नौकरी की हम अपेक्षा रखते हैं। सर वैसे हम स्कूल में, छोटी सी स्कूल में भी जाए ना, तो वहाँ लिखा होता है सा विद्या या विमुक्त। विद्या वो है जो आपको मुक्ति दिलाती है, और फिर हम शिक्षित बेकार की बात करते हैं। तो कहाँ तकलीफ है, विद्या में है या बेकारों में है? और क्यों वो सरकारी नौकरी या ये उसके ऊपर परावलंबित है? तो रीजन ये है कि शिक्षा का जो स्तर है, मैं वो बीच में मिनिस्टर रहने का मौका मिला तो वो नरेंद्र भाई ने
वो स्कूल का सबको गुणोत्सव या कुछ उत्सव कहते थे उनके समय में, तो जाना हुआ था। तो छठे स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर गुजराती पढ़ना नहीं आता है तो वो एजुकेशन का मतलब क्या है? और उसकी सत्यानाशी हमने प्राइवेटाइजेशन करके की है कि जिनके पास पैसा है, जो लोग अफोर्ड करते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, उनके क्लासरूम एयर कंडीशन होंगे, उनके पास टीचर्स की घट नहीं होगी, गुड क्वालिटी टीचर्स विल टीच देम। ऐसे आज भी गांव में बैठे हुए कई टीचर ऐसे हैं कि जो तपश्चर्या करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर सब नहीं करते। तो ये शिक्षा का जो डिवीजन हो रहा है, एक डिवीजन हुआ पैसा और गरीब, एक डिवीजन हुआ इस तरह की शिक्षा और इस तरह की शिक्षा। तो दिस डोंट यू थिंक कि हम एक डिवाइड, सोशल डिवाइड की ओर जा रहे हैं? इस तरह की शिक्षा को क्यों, शिक्षा प्राइवेट में क्यों देनी चाहिए आपको? वैसा दो बातों में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो हमने एक जो मापदंड बना लिया कि कौन अच्छा इंसान, तो बोले जिसके पास पैसा है। कौन बड़ा इंसान, तो जिसके पास पैसा है। तो दूसरी तरफ ये हुआ कि शिक्षा की कोई कीमत नहीं रही। अब जो शिक्षा पाते हैं तो उनका मकसद एकमात्र ये रहा कि सरकारी नौकरी ही करनी है। आपने कहा कि सरकारी और बिन सरकारी स्कूलों की बात। सबसे पहले तो ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताता हूँ कि जब मेरा बेटा और बेटी को स्कूल में रखने का वक्त आया तो मेरी जो घर की भाषा है वो मराठी है, लेकिन मैं गुजरात में मैं 8वीं जनरेशन हूँ, 8th जनरेशन हूँ। तो हम, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरा स्कूलिंग गुजराती में हुआ है। लेकिन मेरी पत्नी की इच्छा ये थी कि हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। बोला क्यों, इंग्लिश में क्यों पढ़ाना है? तो बोले बड़े इंग्लिश में स्मार्ट हो जाते बच्चे। मैं बोला ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाएंगे, लेकिन मेरे को मेरे दो सवाल है, उसके जवाब अगर सही मिले तो हम इंग्लिश में डालेंगे। उसको मैंने पूछा कि हमें जो ड्रीम आती, स्वप्न आता है रात को, वो किस लैंग्वेज में आता है? तो उसने कहा कि गुजराती में। मैंने कहा हम जब सोचते हैं तो किस भाषा में सोचते हैं? तो बोले गुजराती। तो मैंने कहा जिस भाषा में हम सोचते हैं, जिस भाषा में हमें स्वप्न आते हैं, वो हमारी मातृभाषा है। तो हम अपने बच्चों को गुजराती में पढ़ाएंगे। वो जब कॉलेज में आएगा तब उसकी चॉइस है, अगर उसको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश आनी चाहिए एक भाषा के तौर पे। लेकिन हमारी तो वहाँ दिक्कत ये हुई कि हमारा मुन्ना ने गुजराती नहीं आवड़तू, ये हम बहुत गौरव के साथ कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने, मुझे इतने सारे अनुभव है, कोई हम बुला के पूछे तो गृहिणी बोलेगी कि हमारे पिंटू को गुजराती नहीं आता, तो वो बहुत हिंदी उसका अंग्रेजी। गौरव है। लेकिन हाँ, इंग्लिश मुझे नहीं आती, ये कहने में हमें संकोच होता है। तो ये एक हमारी साइकोलॉजी है कि हम अपनी भाषा को हम प्रेम नहीं करते। दूसरी बात यह है कि सरकारी शिक्षा इसलिए चाहिए कि सरकारी, आज मेरा बेटा जो है वो एक बैंक में अफसर है, नेशनलाइज बैंक में, लेकिन वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैंने एक दिन उसको देखा कि वो काफी तनाव में था यूपीएससी की प्रिपरेशन के दरमियान। जो क्लासेस थे उसके में काफी सारा खर्चा भी हो चुका था, पैसा भी लगाया था। मैंने उसको बुलाया और उसको इतना ही कहा कि तू यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, अच्छी बात है, तू पास हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन मान लो कि परीक्षा के पहले ही तुझे विचार है कि मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑटो रिक्शा चलाऊंगा अहमदाबाद के रोड पे तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। तो जरा भी चिंता मत करना, वो ऑटो रिक्शा मैं तेरे को लाके दूंगा। मुझे इतना ही चाहिए कि मेरा बच्चा खुश होना चाहिए। वो ऑटो रिक्शा चलाए, सब्जी की लारी चलाए या कलेक्टर हो, जिस चीज में खुशी नहीं मिलती वैसा कोई काम तुम्हें नहीं करना है। तो मैंने मेरे वेरी बच्चों ट्रू। को भी सिखाया था कि ऑटो रिक्शा चलाना छोड़ दे यूपीएस। तो हम ये प्रेशर भी बिल्ड करते हैं बच्चों पे कि तुझे यही करना है, वही करना है। तो ज्यादातर क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं और अपने स्कूल कॉलेज में उनका जो ड्रीम होता है। एक मिनट। जी, हाँ जी। तो जो पेरेंट्स होते हैं
उनका एक स्वप्न होता है अपने स्कूल कॉलेज के दरमियान, उसमें वो सफल नहीं होते। तो वो जो निष्फलताएं होती है, वो सफलता अपने बेटे में या बेटी में वो चाहते हैं कि मैं आईएएस नहीं हो पाया, मैं आईपीएस नहीं हो बिल्कुल पाया, सही बात। तो अब तुझे ये करना है। उसको नहीं होना है, उसको सब्जी बेचनी है, उसको मंदिर का जी पुजारी होना है, उसको रेस्टोरेंट चलाना है, नहीं, लेकिन तेरे को कलेक्टर होना है। तो ये हमारी गुजराती साहब है, पैसा कमाना है या पावर में रहना, जी उसके लिए जो भी गलत करना पड़े हमें करना है। जी सर, मैं आपको बताऊं कि मैं तो ऐसी स्कूल में पढ़ा हूं जिसमें 6 स्टैंडर्ड तक 3 रूम थे और 3 शिक्षक थे। वहां से शुरू करके आईआईटी तक मुझे तो कभी लैंग्वेज ने कभी परेशान नहीं किया। जी पूरा गुजराती माध्यम में एसएससी तक पढ़ा और उसके बाद अंग्रेजी में स्विच ओवर हुआ। थोड़ी शुरुआत में ट्रांजिशन की तकलीफ हुई थी, पर वो तो नेचुरल है। मगर कोई ऐसा कोई हम गुजराती मीडियम में पढ़े इसीलिए ये नहीं होता, वो नहीं होता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऑन द कॉन्ट्रारी, यू फील मोर कॉन्फिडेंट कि मैं एसएससी 12th में 82% लेके आया। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इसीलिए मेरा एग्जाम्पल कहता हूँ कि आपके माध्यम से ये जो भी मेरे दर्शक हैं उन लोगों तक जाए कि ये मीडियम जो है, अगर घर में आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, पड़ोस में नहीं बोलते हो, तो बच्चे पे क्रूरटी है इसको अंग्रेजी माध्यम में रखना। उसको मदद कौन करेगा? दूसरा ये है व्यास साहब कि मेरा स्कूलिंग भी गुजराती में हुआ, मेरे बच्चों का भी स्कूलिंग गुजराती में हुआ, लेकिन जो भाषा का प्रेम होता है ना, वो बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि भाषा इंसान को जिंदा रखती है। तो मैं भले गुजराती में पढ़ा, लेकिन मेरे घर में जो भाषा बोली जाती है वो मराठी भाषा हम बोलते हैं, तो नहीं, खुद की होना भाषा चाहिए। भी आनी चाहिए। तो हम घर में भी अब क्या गुजराती बोलना कम होता जा रहा है। मैं देखता हूँ गुजराती परिवारों में वो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ? और उनको तो क्यों? वो प्रोग्रेस मानते अब हैं। अभी हम इंग्लिश में कैसे समझाएंगे ढोकड़ा या हांडवा? तो प्रॉब्लम है, तो ये घर से ही शुरुआत होगी। ये चेंज हम बाहर तो नहीं कर सकते मास स्केल में, इसलिए तो हम दोष देते सरकार को। सरकार ने स्कूलें बंद कर दी, प्राइवेट स्कूलों स्टार्ट हो गई, लेकिन हमें हमारे बच्चों को गुजराती में नहीं पढ़ाना है, तो सरकार भी क्या करेगी? सरकार को तो चाहिए था कि सरकारी स्कूल बंद हो जाए, प्राइवेट स्कूल स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हर स्कूल में कोई ना कोई मंत्री की हिस्सेदारी होती है। तो काफी सारे लोग ये, जैसे मैंने स्कूल की बात की, काफी सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी आए इसके कारण हम कम्युनल हो गए। तो मैं कहता हूं नहीं, हम हमारे जीवन में, हमारे हृदय में एक ऐसा कोयला था कि जिसपे ऐश थी, राख थी। नरेंद्र मोदी ने वो कोयले पे जमी हुई मिट्टी को सिर्फ फूंक मारने का काम किया। वो आग तो बिल्कुल पड़ी सही हुई बात है। थी, वो आग हमारे बिल्कुल दिल सही में बात थी है। ही। उन्होंने फूंक मारी। जो एक बिल्कुल सही। राजनेता को जो नहीं करना चाहिए था उन्होंने किया, लेकिन वो आग तो थी हमारे दिल में। जी नफरत की आग उन्होंने नहीं की, आग पड़ी हुई जी, थी। वो हमारे अंदर था तो बाहर आया, नहीं था, नहीं हाँ, होता तो नहीं हमारे आता। वो हमारे डीएनए में है। डीएनए में। हम्म, अच्छा सर, ये जो गुजरात की एजुकेशन सिस्टम है, मैं एक बात तो मानता हूँ कि मैं जब आईआईटी में था तब 6 लड़के थे। गुजरात के बॉर्डर पे है आईआईटी। तो ये शिक्षण प्रथा जो है हमारी, उसमें गुजरात के बच्चे क्यों, आईआईएम है या आईआईटी है या सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज में भी अक्सर आप देखिए तो अच्छी बात है, गुजराती हैं, गुजराती बच्चे सिलेक्ट होते हैं, मगर वो नॉन रिजर्व कोटा में से नहीं है, रिजर्व कोटा में से होते हैं। अच्छी बात है, फिर भी गुजराती है, हमें वी आर प्राउड ऑफ देम। मगर जी क्यों ये तकलीफ क्या है बाकी के बिहार और उत्तर प्रदेश जिसको हम कोसते हैं कि ये तो डाकुओं के, कभी कभी किसी इलाके को यहाँ तक लोग बोल देते हैं कि डाकुओं के इलाके है, और हालांकि मैं मानता नहीं है, क्योंकि मेरा तो पूरा बचपन नॉर्थ में गया है। तो फिर ये गुजरात के शिक्षण जो व्यवस्था है उसको
एक चीज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, एमएस यूनिवर्सिटी। जैसे सर माधव सिंह भाई ने इसको 12 स्टैंडर्ड गुजरात में ही पास करना चाहिए, कंपलसरी नहीं किया, तब तक इन रियल सेंस इट वाज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। मेरी हॉस्टल की एक पूरी विंग थाईलैंड के लड़कों की थी। सीनियर कैम्ब्रिज करके लोग आते थे, पूरे देश से लोग आते थे, तो अब कॉम्पिटिटिवली बेस्ट गुजरात में एजुकेशन आपको मिलता था। अब वो एमएस यूनिवर्सिटी इज डिटीरियोरेटिंग, और वाइस चांसलर्स भी ऐसे आ रहे हैं एक के बाद एक कि दे हार्डली कुड ब्रिंग दैट लॉस्ट ग्लोरी बैक। तो गुजरात की जो शिक्षण व्यवस्था है, उसकी उसको क्या मानते हैं, क्या करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे, हम मैं गवर्नमेंट सर्विस की बात नहीं करता, मगर कोई नौकरी के मोहताज न हो, उतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं पत्थर में भी लात मारूंगा तो पानी निकालूंगा। तो ये शिक्षण व्यवस्था में से क्यों नहीं मिलता? वैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुजरात सरकार का एक स्लोगन है शिक्षा के बारे में, भार वगरनु भणतर, यानी बच्चे को भार नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये भार वगरनु भणतर जो स्लोगन है, उसका भार जो है, उसका जो बोझ है, वो तो अब माँ बाप को लग रहा है। आप भी जिस स्कूल में पढ़े या मैं भी जिस स्कूल में पढ़ा, तो मेरी फीस हार्डली 2, 3 या 5 रुपए थी, तो मेरे पिताजी को कभी उसका बोझ नहीं लगा। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन लेकिन केवल हेलो हेलो हाँ, योर वॉइस इज क्लियर। हाँ, तो जो बोझ अब लग रहा है, क्योंकि जब मेरे बच्चे स्कूल में गए तब तक तो वो जो अपनी ग्रांटेड स्कूल थी वो बंद होने लगी थी। मैंने कहा उसमें भी दोष अपने पालक का है, क्योंकि उनको गुजराती स्कूल में पढ़ाना नहीं। अब जो फीस स्टार्ट होती है वो 25,000 से स्टार्ट होती है। एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए अब उसकी तनख्वाह से 2,000, 2,500, 3,000 मिनिमम। अब तो मैंने अहमदाबाद में ऐसी स्कूलें भी देखी है कि जहाँ लाख लाख रुपया फी है, 2 लाख रुपया फी है, और उसका भी एक गौरव होता है कि हमारा बच्चा तो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। क्लासरूम में पढ़ता है। हाँ हाँ, तो ये जो स्थिति निर्माण हुई है उसके लिए जिम्मेवार तो हम हर चीज के लिए सरकार पे दोष डालें, ये भी ठीक नहीं है। हमारी सर मैं मनोदशा यही पूछ रहा था, सर मैं यही पूछ रहा था आपको कि क्या इससे एक और फ्रैक्चर नहीं हो जाएगा सोसाइटी में? नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अभी मुझे एक परिवार मिला था, दोनों पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ, डॉक्टर है, आनंद के हैं। तो कोरोना के दरमियान उनको वो गुजराती में कहते हैं ना स्मशान वैराग, वैसा उनको आया कि ये सब फिजूल है, कुछ भी काम का नहीं है। तो 1 साल उन्होंने तय किया कि हम प्रैक्टिस बंद करेंगे और पूरा देश घूमेंगे। और पूरा देश घूमने के बाद उन्होंने तय किया, हम गुजरात में जो डांग है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ आहुआ में एक छोटी सी हॉस्पिटल चलाएंगे। तो वो दोनों पिछले कई वक्त से हॉस्पिटल चलाते। उनका जो बेटा है वो 10 साल का है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि कोई माँ बाप ऐसे कहता है कि मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो मुझे लगता है कि उसको शौर्य चंद्रक देना चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ी बहादुर बात है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाना। तो हमारी सोच ये हो गई कि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा, तो बोले जो स्लम एरिया में रहता है वो ही सरकारी स्कूल में जाएगा। तो ये विचार भी हमें बदलना होगा। सर अभी एक सर्वे निकला था कि जो हताशा है हमारे यहाँ, वो डिप्रेशन, उसके 25% ऑफ द केसेस आर इन द एज ग्रुप ऑफ लेस देन 14 ईयर्स। तो ये अगर ऐसे हमारे बच्चे हताशा में पलते हैं तो बड़े होकर क्या करेंगे? अगर 25 ईयर्स का जो है वो 25 ईयर्स में 50% हताशा के केसेस है,
तो ये यूथ एंड चाइल्ड हु आर ग्रोइंग इन डिप्रेशन एंड डेस्परेशन, वो बड़े होके कहाँ से आत्मविश्वास रहे? हम्म, हम्म, नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उनको सिर्फ बच्चों को इतना ही बताना है कि तू जैसा है वैसा अच्छा है और मेरा है। उसको बच्चे को ये कहना है कि जो निष्फलता है वो एक पिता के तौर पे मेरी है, और जो सफलता है उसका हिस्सेदार तू है। अगर तू कहीं गलत साबित होता है तो चिंता मत कर, कहीं वो मेरी शिक्षा में कहीं खोट आई इसलिए तू गलत साबित हुआ। सही है। तो ये जो अगर उसको हम विश्वास घर से दे दे कि तेरी हर निष्फलता में हम शामिल है, चिंता मत करना, फिर वो नौकरी हो, स्कूल की शिक्षा हो, और वहां पे कह देता हूँ, आगे भी कह देता हूँ, अगर किसी से प्यार हो जाए और उसमें भी निष्फलता मिले तो चिंता मत करना, हम तेरे साथ हैं। तो ये जो शिक्षा जो है वो एक आजादी देती है, मानसिक आजादी, वो हम अपने बच्चों को आजादी नहीं देते, उसके कारण बिल्कुल ये सही। प्रॉब्लम बड़ी होती है। 32 स्टूडेंट्स हर रोज सुसाइड करते हैं। हम्म, हम्म, तो ये क्या मानसिक स्थिति रहती होगी? वो तो उम्र नहीं होती है चिंता करने की। ऊपर सर पे माँ बाप बैठे हैं, कोई ऐसी आपको नौकरी ढूंढने की या ऐसी कोई चिंता नहीं है। क्या हताशाएं होगी इन लोगों की कि इस ऐसी टेंडर एज में दे टेक टू सुसाइड। मगर सही मायने में हमारा यूथ एंड चाइल्डहुड चिल्ड्रन, वो कहीं न कहीं अब हताशा की ओर जा रहे हैं, और चूंकि हताशा की ओर जा रहे हैं इसीलिए ड्रग्स का भी इनरोड बढ़ जी, रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं तो शिक्षण से आती है, या तो फिर जो इनको हम सिखाते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही। मेरी आत्मकथा है, उसमें एक चैप्टर है कि कमाटी बाग के दरवाजे पे खड़ा रह के चना चोर गरम बेचूंगा, मगर यह नौकरी नहीं करूंगा। हम्म, हम्म, तो ये आत्मविश्वास होना चाहिए। हम्म, और वो तब होता है जब आपके माँ बाप या आपके इर्द वाले आपसे इतनी बड़ी अपेक्षाएं नहीं रखते कि एक बंगला बनाओ और गाड़ी लाओ, ये हाँ, करो। यू बी रफ एंड टफ, चाहे कितनी भी परिस्थिति वो एडवर्स हो। तो मैं आपको भेजूंगा, ये मेरी मेरी दो जी, जरूर, किस्त हो चुकी है पब्लिश, तीसरी अभी प्रेस में गई है, तो आ जाए तो तीनों कॉपी आपको भेजूंगा। जी, जी, जरूर। तो ये शिक्षा के बारे में तो मैं मानता हूँ कभी फिर से एक बार चर्चा करना जरूरी होगा, क्योंकि आज का प्रश्न है बेरोजगारी और शिक्षा। ये आज के यौवन के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिससे उनको जूझना पड़ता नहीं, है। आप तो सरकार का हिस्सा भी रहे, आप सरकारी अफसर भी रहे, व्यास साहब, आप जानते हो कि सरकार हर एक को तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। तो जी। हमें बच्चों को इसी प्रकार घर से लेके स्कूल तक ये ऐसे तैयार करना है कि रोजगार का मतलब कोई भी काम हो, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है कभी, क्योंकि आप सरकार दस एक ही बारह परसेंट। दसवां आप 10वां या 12वां स्टैंडर्ड तक मेक इट कंपलसरी कि कोई भी एक स्किल आप सीखोगे। हम्म, हम्म, सही है, पक्का। तो मैं मानता हूं कि दिस विल टू अ ग्रेट एक्सटेंट रिमूव। हर एक को कॉलेज में जाने की जरूरत कहाँ है? हम्म, अगर आप कॉलेज में जाके भी तलाटी बनने वाले हैं, इंजीनियर हम्म, होने के बाद भी तलाटी बनने वाले हैं, तो यू आर वेस्टिंग दैट वन सीट टाइम एंड योर ओन वैल्यूएबल एज। हम्म, सही है। यानी मान लो कई ब्यूरोक्रेट्स हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने मेडिकल में डॉक्टरेट किया है जी। और फिर ब्यूरोक्रेसी में आए, तो ये तय ही था कि आपको ब्यूरोक्रेसी में आना है, तो आप जी। सिंपल ग्रेजुएशन करके हाँ। ब्यूरोक्रेसी में आए होते तो चलता। मेडिकल के सीट के बिल्कुल। लिए आपने क्यों ये किया? बिल्कुल सही है। तो थैंक यू दयाल साहब, थैंक यू आपने व्यास समय साहब। निकाला हमारे लिए। और आज से हम मानते हैं कि शुभ शुरुआत होती है, तो जी, हम जी आपको सर। तंग करते रहेंगे, आपके नहीं, नहीं, ज्ञान का आपका लाभ अधिकार लेते है। रहेंगे।
नहीं नहीं, आपका अधिकार है। आपके सामने आपके अनुभव और आपके ज्ञान के जी साथ में मैं उम्र से जी। भी छोटा हूँ। आप मुझे आदेश नहीं, करेंगे। वो ये ज्ञान वृद्ध होते हैं लोग। उम्र का तो एक फिगर है, उससे उम्र से उससे कोई लेना देना नहीं होता। आपको मैं पढ़ता आया हूँ, आपकी लैंग्वेज, आपकी वे ऑफ एनालिसिस, आपकी करीब करीब हर पुस्तक है मेरी लाइब्रेरी में। जी जी। तो हाँ, तो धन्यवाद, मिलते हैं। धन्यवाद सर मिलते जी। हैं। जी। नमस्कार। जी नमस्कार। और कभी फुर्सत मिले तो आइए, चाय वाय पियेंगे हमारे।